तो नए साल 2024 की शुरुआत में सबसे इन डिमांड टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इस समय बर्लिन में कितनी है। अगर आप यहाँ पे बर्लिन में 2024 में मूव होते हैं तो मंथली बेसिस पे आपका कितना खर्चा हो जाएगा अगर हम बेसिक खर्चों की बात करें। आपको पता है कि हमारी 2 लोगों की फैमिली है, तो इस वीडियो में आज हम अपने एक्सपीरियंस से बताने वाले हैं कि हमारा दोनों का 1 महीने में कितना खर्चा होता है बर्लिन में, जिससे आप अंदाजा लगा पाओ अगर आप बर्लिन आ रहे हो इस साल तो आपका कितना खर्चा होगा। अगर आप बर्लिन में नए ही आए हो या आने वाले हो 2024 में यहाँ पे, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए क्योंकि इससे आपको पता लगेगा कि बर्लिन में आके ओवरऑल आपका खर्चा कितना हो सकता है। ये आपके लिए एक गाइड की तरह एक्ट करेगा। बट जब आप 1 साल 6 महीने जैसे जैसे आप रहते जाओगे आपको पता लगता जाएगा कि यहाँ पे चीजें कैसे काम करती हैं और आपको कैसे अपने खर्चों को प्लान करना है। वेलकम टू आवर चैनल लैंडेड इन जर्मनी। मेरा नाम है शुभम। और मेरा नाम है मनहर। तो शुरुआत करते हैं आपके महीने के सबसे बड़े खर्चे से। वो होगा आपका घर का रेंट। अगर 2024 में आप बर्लिन में मूव होते हैं तो आपकी सैलरी का सबसे बड़ा चंक जो है वो रेंट में जाने वाला है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ऐसी फैमिलीज भी दिखेंगी जो बर्लिन में रह रही हैं 15-15 साल 20-20 साल से, और उनके कॉन्ट्रैक्ट इतने ही टाइम पुराने हैं। अगर आप उनका कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो उसमें रेंट बहुत ही कम मिलने वाला है आपको। वो कुछ 200-300 यूरोज महीने का दे के भी अपना रेंट चला रहे हैं और उनका महीने का सबसे बड़ा खर्चा उनका रेंट नहीं होगा। पर लेकिन आज के समय में जो हालात हैं बर्लिन में, इतने एक्सपेंसिव हैं यहाँ के रेंट्स, क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड बहुत ही ज़्यादा हाई है। सबसे बड़ा स्टॉप है ये। कोई भी अगर इमिग्रेंट आता है जर्मनी में तो सबसे पहले वो बर्लिन में ही आना पसंद करता है। और यहाँ पे जो घर हैं वो उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड नहीं है। घरों का नंबर यहाँ पे हमेशा से बहुत कम है और इमिग्रेंट्स अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से रेंट्स जो हैं वो बिल्कुल आसमान छू रहे हैं बर्लिन में। तो अगर आप यहाँ पे 2024 में आते हैं तो तैयार हो जाएं कि सबसे बड़ा जो चंक होगा सैलरी का वो जाएगा रेंट में। अगर मैं हमारी बिल्डिंग की बात करूं तो हमारी बिल्डिंग में 65 मीटर स्क्वायर के अपार्टमेंट का रेंट है 1300 यूरोज, और 85 मीटर स्क्वायर के अपार्टमेंट का रेंट चले जाता है 1600 टू 1700 यूरोज। ये बात समझने वाली है कि 65 मीटर स्क्वायर में यहाँ पे क्या क्या मिलता है। 65 मीटर स्क्वायर के अपार्टमेंट में यहाँ पे जनरली 2 रूम सेट होता है, एक किचन सेपरेट से होती है, एक बाथरूम होता है और एक स्टोरेज रूम हो सकता है। अगर आपकी बिल्डिंग पुरानी है तो वो आपके घर के अंदर इंक्लूडेड हो सकता है, अगर नहीं है तो वो आपको स्टोरेज रूम मिल सकता है बेसमेंट में सेपरेटली। और 85 मीटर स्क्वायर के अपार्टमेंट में ये जो रूम है ये 3 से 4 चले जाते हैं बेसिकली, और सब सेम रहता है। तो इस रेंट स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे 2 तरह के रेंट होते हैं, कोल्ड रेंट और वार्म रेंट। कोल्ड रेंट यहाँ पे एक अपार्टमेंट, अनफर्निश्ड अपार्टमेंट का बेसिक रेंट होता है, उसके अंदर कोई भी एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल सर्विसेज इंक्लूडेड नहीं होती। वार्म रेंट के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो सकता है, जैसे कि बेसिक कॉस्ट प्लस आपका हीटिंग बिल, वाटर बिल, आपका इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी का बिल, सब कुछ इंक्लूड करके वार्म रेंट की कैटेगरी बन सकती है। पर लेकिन ये बिल्कुल डिपेंड करती है आपके लैंडलॉर्ड पे, अपार्टमेंट बिल्डिंग पे। जगह जगह इसके पैरामीटर्स बिल्कुल डिफरेंट है। हमारी बिल्डिंग में जो हम रेंट देते हैं उसके अंदर हम ओनर को हीटिंग बिल और वाटर बिल देते हैं, पर लेकिन इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट के लिए हमने सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करे हुए हैं प्राइवेट कंपनीज के साथ, जिनका बिल हमें सेपरेटली आता है और महीने के एंड में हमें रेंट की तरह उन्हें भी पे करना होता जो हमारी बिल्डिंग है वो बर्लिन के आल्ट मोआबेट एरिया में है। ये सेंटर में नहीं है बट सेंटर से ज्यादा दूर भी नहीं है, तो हमारा जो कनेक्शन है ट्रांसपोर्ट का वो बहुत फ्रीक्वेंट है। हम इजीली सेंटर तक पहुंच जाते हैं। बट अगर बर्लिन के सेंटर के एरियाज की बात करें जैसे कि प्रेंजलाउ बर्ग और मिते, यहाँ पे जो रेंट है वो बहुत ज्यादा हाई है। जैसे हमने बात करी कि हमारी बिल्डिंग में 65 मीटर स्क्वायर से लेके 85 मीटर स्क्वायर तक के अपार्टमेंट्स का जो रेंट है वो 1300 से 1700 जाता है। तो प्रेंजलाउ बर्ग और मिते में ये जो रेंट है वो बहुत ज्यादा जा सकता है। और अगर आप आउटर की बात करें, आउटर के बर्लिन के एरियाज जैसे कि टेम्पलहॉफ, ट्रेप्टाउ, शोनफेल्ड, लिस्टनबर्ग, यहाँ पे जो रेंट्स है ना वो थोड़े थोड़े कम होने लग जाते हैं, थोड़े नॉमिनल लगेंगे। तो अगर आप प्रेंजलाउ बर्ग और टेम्पलहॉफ को कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ अंतर दिखेगा। और लकीली हम थोड़ा सा मिडिल में फॉल करते हैं और बहुत लकी फील करते हैं कि हमें ये अपार्टमेंट मिल गया ऐसी सिचुएशन में जब बर्लिन में जो सिचुएशन है ऑलरेडी बहुत खराब हो चुकी थी। चलिए अभी यूटिलिटीज के खर्चे की बात कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो रेंट हम अपने लैंडलॉर्ड को पे करते हैं उसमें सिर्फ वाटर बिल और हीटिंग कॉस्ट्स इंक्लूडेड हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट का खर्चा हमें अलग से देना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने यहाँ पे एक फेमस कंपनी है वॉटनफॉल, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, जिसके लिए हमें 50 यूरो पर मंथ पे करने पड़ते हैं एज इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 2 पीपल। और इंटरनेट के लिए हमने यहाँ की एक लोकल कंपनी है DNS1 जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और हमें 40 यूरो पे करने पड़ते हैं अपने वाईफाई के लिए।
और क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं था, कोई फेमस कंपनी जैसे कि यहाँ पे वोडाफोन, डॉइच टेलीकॉम, टी मोबाइल, बहुत सारी फेमस कंपनीज हैं, जो हमारे पास ऑप्शन नहीं था क्योंकि इस एरिया में सिर्फ DNS1 की ही सर्विसेज अवेलेबल थी। तो अगर आपको चेक करना है कि आपके एरिया में कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और किनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, तो आप Check24DE की वेबसाइट पे जाके अपना पोस्ट कोड डाल के चेक कर सकते हो कि कौन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स और कौन से इंटरनेट प्रोवाइडर्स आपके एरिया में हैं और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए यूजफुल होगा या आपके लिए फेवरेबल है, तो आप चूज कर सकते हो वहां पे जाके। तो आपको रेंट और यूटिलिटीज के कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर को समझ के एक जनरल आइडिया लग गया होगा कि बर्लिन में मूव होने के बाद आपको एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो आपके लिए एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है कि अगर आप कुछ समय के लिए बर्लिन में आ रहे हैं तो एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट को ढूंढ लें। उस अपार्टमेंट में मोस्टली पूरा वार्म रेंट जो होगा वो आपको देना होगा और उसके अंदर सारी एडिशनल कॉस्ट, एडिशनल सर्विसेज इंक्लूडेड होंगी। तो आपको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ डील करना नहीं पड़ेगा जब आप यहाँ पे आ रहे हैं और आपको बहुत सारी चीजों का ऑलरेडी ध्यान रखना है अपने, और आप ये सारे कॉन्ट्रैक्ट के स्ट्रक्चर में, मेस में इंक्लूड नहीं होना चाहते। तो उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए आपको एक फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट बेनिफिशियल होगा। और अगर आप उसके बाद लंबा प्लान कर रहे हैं रहने का, तो आप मूव हो सकते हैं एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट में और फिर ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को डिटेल में समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, वो है ग्रोसरी और फूड का बिल। करंटली 2 लोगों की फैमिली के लिए बर्लिन में ये बिल आराम से चले जाएगा 350 यूरोस टू 400 यूरोस। ये हर किसी पे डिपेंड करने वाला है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप कितना बजट इसमें प्लान करने वाले हैं, और ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से टाइप के स्टोर्स में शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे 2 तरह के स्टोर्स होते हैं, प्रीमियम स्टोर्स जैसे कि रेवे, कॉफलैंड और एडेका, और डिस्काउंट स्टोर्स जैसे कि नेटो, एलडी, लीडल। अगर आप डिस्काउंट स्टोर से ही आप अपनी पूरी शॉपिंग करते हैं महीने में, तो आप इस खर्चे को कम कर सकते हैं। प्रीमियम स्टोर्स में जनरली चीजों के प्राइसेस हाई होते हैं। हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये कम्प्लीटली सेग्रीगेट कर देना या ऐसे प्लान कर लेना कि हम सिर्फ डिस्काउंट स्टोर से ही शॉपिंग करेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिस्काउंट स्टोर्स में जो है वो बेसिक अमेनिटीज आपको सारी मिल जाएंगी और चीपर प्राइसेस पे मिल जाएंगी। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो शॉपिंग है मेनली वहीं से की जाए, बट वहां पे इतनी वैरायटी नहीं होती। तो इन केस जब कोई प्रेफरेंस हो, हमारी कोई स्पेसिफिक डिश बनानी है, कोई नई रेसिपी ट्राई करनी है, तो हम प्रीमियम स्टोर से जाके वैरायटीज ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें सामान वहां से मिल जाएगा। और इन द एंड जो प्रोड्यूस होती है प्रीमियम स्टोर्स में, वो डिस्काउंट स्टोर से थोड़ी फ्रेशर होती है और वहां पे वैरायटी आपको काफी सारी मिल जाती है। तो एक मिक्स मेंटेन करके रखना ही इन द एंड पॉसिबल हो पाता है। तो नेक्स्ट मंथली खर्चे की बात कर लेते हैं, वो है मोबाइल का बिल। यहाँ पे जो मोबाइल प्लान्स हैं जनरली रेंज करते हैं 5 यूरोस टू 40 यूरोस। हम जो प्लान पर्सनली यूज करते हैं वो एक कंपनी के साथ है, विनसिम, और हमें कॉस्ट करता है 7 यूरोस पर मंथ। हमें इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है थ्रू आउट यूरोपियन यूनियन और मंथली 5 GB का डेटा मिलता है। आप भी इस ब्रांड को जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसके साथ और भी बहुत पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि O2, वोडाफोन, टी मोबाइल, डॉइच टेलीकॉम। आप इनको भी जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो मोबाइल कॉस्ट है ये भी वेरिएबल ही रहती है, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या नीड है क्या नहीं। तो जो हमारे लिए अगर हम बात करें, ये 7 यूरो का प्लान जिसमें हमें 5 GB डेटा मिलता है, वो भी मोर देन इनफ है। बेसिकली ये जो हमारा 5 GB है वो भी पूरा यूज नहीं होता, क्योंकि घर पे भी वाईफाई है और ऑफिस में भी वाईफाई होता ही है। और अगर हमें इंटरनेशनल कॉलिंग करनी हो तो ये ओवर वाईफाई, ओवर इंटरनेट हो जाती है। घर वालों से बात करनी हो वो इजिली व्हाट्सएप से हो ही जाती है। तो ये इन द एंड आप पे ही डिपेंड करेगा कि आपको कैसा प्लान चाहिए। तो नेक्स्ट मंथली खर्चे की बात करें तो वो होगा ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पॉपुलर टिकट है इस समय डॉइचलैंड टिकट। ये आपको पड़ेगा मंथली 49 यूरोज, और इसके थ्रू आप जर्मनी में कोई भी लोकल ट्रांसपोर्ट किसी भी सिटी में यूज कर सकते हो। ये टिकट जो है ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इसकी यही एक डाउन साइड है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है। तो अगर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप मंथली टिकट ले सकते हो जिसकी कॉस्ट है 99 यूरोज, या फिर आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जिसमें आपको मंथली कॉस्ट पड़ेगी 71 यूरोज 40 सेंट्स। ये टिकट्स जो हैं डॉइचलैंड टिकट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जैसे कि आप इसमें रोज 8 बजे के बाद और वीकेंड पे फुल डेज, सैटरडेज एंड संडेज, एक एक्स्ट्रा अडल्ट को और अपने बच्चों को साथ में ट्रैवल करा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपका मंथली टिकट्स का ज़्यादा यूज नहीं हो पाता है, सब्सक्रिप्शंस आपके लिए बेकार हैं, तो आप सिंगल राइड भी यूज कर सकते हो। सिंगल राइड टिकट इस समय बर्लिन में है 3 यूरोज 50 सेंट्स की, जो 2 घंटे के लिए वैलिड होती है। तो चलिए आखिरी ऐसी कॉस्ट की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे मैंडेटरी है। इसको यहाँ पे बोलते हैं टीवी टैक्स या रेडियो टैक्स, और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस टैक्स को कलेक्ट करती है यहाँ के नेशनल चैनल्स के लिए। ये नेशनल चैनल्स सिर्फ प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करते हैं सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में, और अगर आपके घर में टीवी है या नहीं भी है तब भी आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर आप एक इमिग्रेंट हैं जिसके लिए जर्मन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स मीनिंगलेस हैं, तब भी आपको ये टैक्स देना पड़ता है।
और जो इसकी कॉस्ट है वो पर मंथ के हिसाब से कुछ 18 यूरोस 30 सेंट्स बनती है, जो एक मिनिमम साइकिल है अगर आप 3 मंथ्स के लिए इकट्ठा पैसा देते हो। 3 मंथ्स के लिए आप पे करोगे 55 यूरोस यहाँ पे, और अगर आप 6 मंथ्स का एडवांस पेमेंट करते हो या साल का एडवांस पेमेंट करते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा कम अमाउंट होता जाएगा 18.3 यूरोस से। तो चलिए, अगर एंड में हम एक अमाउंट पे पहुंचने की कोशिश करें कि अगर आप बर्लिन में 2024 में मूव होते हैं तो आपका मंथली कितना खर्चा बनेगा, तो अगर रेंट हम लगाए 1300 यूरोज, इलेक्ट्रिसिटी बिल 51 यूरोज, इंटरनेट का बिल अगर लगाएं 40 यूरोज, ग्रोसरी का ऑन एन एवरेज अगर हम एक अमाउंट पकड़ लें 375 यूरोज फॉर 2 पीपल, अगर हम मोबाइल बिल ले लें 2 बंदों का 14 यूरोज, ट्रांसपोर्ट का बिल 2 लोगों का 98 यूरोज, और रेडियो टैक्स एट द लास्ट 18 यूरोज 30 सेंट्स, तो इसका जो टोटल बनता है वो रफली चले जाता है 1900 यूरोज का। तो आप ये एक लमसम अमाउंट पकड़ सकते हैं कि आप अगर 2024 में बर्लिन में मूव होते हैं तो आपका मंथली खर्चा 2 लोगों का एटलीस्ट या ऑन एन एवरेज बनना चाहिए 1900 यूरोज।